14वीं सदी के वस्त से यूरोपियन कंट्रीज ने दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में अपनी कॉलोनीज एस्टेब्लिश करना शुरू की। कॉलोनीज के नाम पर दुनिया भर में यूरोप की ये लूटमार 19वीं सदी के इख्तिताम और 20वीं सदी के वस्त तक जारी रही। 19वीं सदी के वस्त में वियतनाम भी फ्रांसीसी कॉलोनियल हुक्मरानी के तसल्लुत में आ गया, एक ऐसा दौर जिसने वहाँ के लोगों की जिंदगियों को बुरी तरह तब्दील करके रख दिया। 1887 तक फ्रांस ने वियतनाम को बाज़ाब्ता तौर पर फ्रांसीसी इंडो चाइना का हिस्सा बना दिया था, जो उनके कंट्रोल में साउथ ईस्ट एशियाई इलाकों का एक ग्रुप था, जिसमें कंबोडिया और लाओस भी शामिल थे। अगली कई दिहाइयों में फ्रांस ने वियतनाम के कुदरती वसाइल, खास तौर पर चावल, रबर और कोयले की खूब लूटमार की, और इन वसाइल की उन दिनों यूरोप में बहुत ज्यादा मांग थी। वियतनामी जमीन के बड़े इलाकों को फ्रांसीसी कंपनियों की ओनरशिप में प्लांटेशन फार्म्स में तब्दील कर दिया गया, जिससे हासिल होने वाला मुनाफा भी वापस फ्रांस ही भेज दिया जाता था। वियतनाम के किसान इंतहाई सख्त हालात में उन फार्म्स पर काम करते थे। उन्हें कम उजरत, ओवर वर्कलोड और अक्सर बुरे सलूक का सामना करना पड़ता था। वियतनामी मजदूरों की अनथक मेहनत से हासिल करदा वसाइल बुनियादी तौर पर फ्रांस को ही एक्सपोर्ट किए जाते थे, और तमाम मुनाफा भी फ्रेंच कंपनीज को ही जाता था, जबकि मुकामी लोग गुर्बत से दो चार रहते थे। वसाइल की लूटमार के अलावा फ्रांसीसियों ने अपनी सकाफत और तालीमी निजाम भी वियतनाम पर नाफिज कर दिया था, जिसका मकसद मकामी आबादी को अपने तौर पर सिविलाइज बनाना था। फ्रांसीसी जबान, रस्म रवाज और यहाँ तक के कैथोलिक मजहब भी पूरे वियतनाम में फैल गया था, जबकि रवायती वियतनामी सकाफत को सख्ती से दबाया जा रहा था। वियतनामी लोगों के लिए फ्रांसीसी हुक्मरानी में सख्त और पाबंदियों से भरी हुई जिंदगी थी, और उनकी पर्सनल फ्रीडम भी महदूद थी। इससे वियतनामियों में बहुत नाराजगी पैदा हुई, क्योंकि वो देख रहे थे कि उनके मुल्क के वसाइल पर फॉरेनर्स काबिज हो रहे हैं, जबकि वो खुद जिंदा रहने के लिए भी स्ट्रगल कर रहे हैं। मुश्किल और गैर मुनसिफाना सलूक ने आहिस्ता आहिस्ता आजादी और खुद मुख्तारी की ख्वाहिश को हवा दी, जिसके नतीजे में लोगों में नेशनलिज्म का जज्बा उभरने लगा। 1919 में एक नौजवान कौमपरस्त रहनुमा हो ची मिन ने पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में फ्रांसीसियों को एक दरखास्त पेश की, जिसमें वियतनामी अवाम के लिए मजीद हुकूक और आजादियों की दरखास्त की गई थी। लेकिन उस दरखास्त को नजरअंदाज कर दिया गया, जिससे उनकी आजादी की ख्वाहिश मजीद पुख्ता हो गई और वियतनाम की आजादी की जिद्दोजहद का बाकायदा आगाज हो गया। ये हो ची मिन, जिसका असल नाम निगविन सिंह कंग था, आने वाले सालों में तारीख का रुख बदलकर वियतनाम वार का हीरो बनने वाला था। इसका हम आगे चलकर डिटेल में जिक्र करेंगे। पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में हो ची मिन पिटीशन रिजेक्ट होने के बाद 1920 और 1930 की दिहाई के दौरान फ्रांसीसी हुक्मरानी की मुखालफत मजबूत होती गई। खुफिया इनकलाबी गिरोहों की तश्कील शुरू हो गई और मज़ाहमती तहरीकों ने जड़ें पकड़ ली, जिनका सिर्फ एक मकसद यानी फ्रांसीसियों को अपने मुल्क से बाहर निकालना था। इस सब के चलते सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाती है, और सूरत हाल उस वक्त मजीद कशीदा हो गई जब जापान ने 1940 में वियतनाम पर कब्जा कर लिया, जिससे फ्रांसीसी कंट्रोल कमजोर हो गया। 1945 तक हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिकी एटमी हमले के बाद जापान वर्ल्ड वॉर से बाहर हो गया, और जापानी शिकस्त के साथ ही हो ची मिन ने अपने मुल्क वियतनाम की आजादी का मौका देखकर 2 सितंबर 1945 को वियतनाम की फ्रांस से आजादी का ऐलान कर दिया। तहम फ्रांस ने अपनी कॉलोनी छोड़ने से इनकार कर दिया। इससे पहली इंडो चाइना वार शुरू हो गई, जो कि 1946 से 1954 के दौरान लड़ी गई थी, क्योंकि वियतनामियों ने गैर मुल्की हुक्मरानी से अपनी आजादी हासिल करने के लिए लड़ाई लड़ने की ठान ली थी। अब आते हैं अपने मेन कैरेक्टर यानी हो ची मिन की नेशनलिस्ट लीडर बनने के सफर की कहानी पर। तो ये कहानी एक ऐसे नौजवान से शुरू होती है जो अपनी कौम की बेहतरी के ख्वाबों से भरा हुआ है और अपने वतन के लिए इंसाफ की शदीद ख्वाहिश रखता है। हो ची मिन 1890 में एक टीचर के घर पैदा हुआ और उसका नाम निगविन सिंह कंग रखा गया। उसकी परवरिश वस्ती वियतनाम में हुई, जहां उसने फ्रांसीसी कॉलोनियल हुक्मरानी के जाबराना असरात को बराह रास्त देखा। उसका बाप, जो कि एक काबिल एहतराम उस्ताद था, उसने अपने बेटे में नेशनलिस्ट प्राइड का मजबूत जज्बा पैदा किया, और वो उसे अक्सर अपने लोगों के साथ होने वाली नाइंसाफियों के बारे में कहानियां सुनाया करता था। जवान होने पर कंग ने इन नाइंसाफियों को बहुत शिद्दत से महसूस किया, जिसने उसके अंदर नेशनलिज्म का एक ऐसा बीज बोया जो उसके कौमी लीडर बनने के सफर के साथ साथ बढ़ता रहा। 1911 में सिर्फ 21 साल की उम्र में कंग ने फ्रांसीसी स्टीम शिप पर काम की तलाश में वियतनाम छोड़ दिया और जिंदगी बदलने वाले एक ऐसे सफर का आगाज किया जो उसे फ्रांस से इंग्लैंड, अमेरिका और रूस, यहाँ तक कि दुनिया भर में ले गया। हर नए मुल्क ने उसे आजादी, बराबरी और इनकलाब के बारे में एक बड़ा विजन दिया। पेरिस और लंदन जैसे मसरूफ शहरों में उसने एक मजदूर और किचन असिस्टेंट के तौर पर काम किया, जहां उसने मेहनत कश तबके की जिद्दोजहद का तजुर्बा किया और कॉलोनियलिज्म की बर्बरियत के बारे में उसका नजरिया और ज्यादा पुख्ता हो गया। इन तजुर्बात ने कॉलोनियल ऑपरेशन के खिलाफ लड़ने की उसकी ख्वाहिश को और ज्यादा मजबूत कर दिया। 1919 तक कंग सियासी तौर पर ज्यादा फाल हो गया था। उसने पेरिस में सोशलिस्ट ग्रुपों में शमूलियत इख्तियार की और जल्द ही एक गर्मजोश स्पीकर के तौर पर शोहरत हासिल कर ली।
لی. اس نے پیرس امن کانفرنس میں ویتنام کی آزادی کا مدعا اٹھایا جو فرسٹ ورلڈ وار کے بعد کولونائزڈ نیشنز کی قسمت کا فیصلہ کرنے کے لیے ہوئی تھی. ہوچی نے ویتنامی عوام کے 8 مطالبات کے نام سے ایک پٹیشن لکھی. فرانسیسیوں سے ویتنام کے لوگوں کے لیے زیادہ سے زیادہ آزادی اور حقوق کا مطالبہ کیا گیا تھا. اس نے اپنی پٹیشن میں ایسے الفاظ استعمال کیے جو امریکن انڈیپینڈنس ڈکلیریشن سے بہت زیادہ ملتے جلتے تھے. آزادی اور سیلف ڈٹرمینیشن کا مطالبہ کیا گیا تھا. اگرچہ اسے امید تھی کہ اس کی درخواست عالمی رہنماؤں کی توجہ حاصل کر لے گی لیکن اسے مکمل طور پر نظر انداز کر دیا گیا. اس بے حسی نے اس کے عزم کو مزید مضبوط کر دیا اور اسے اپنے لوگوں کو آزاد کرانے کے لیے دوسرے طریقے تلاش کرنے پر مجبور کر دیا. 1923 میں ہوچی نے ماسکو کا سفر کیا جہاں اس نے مارکسسٹ نظریے کا مطالعہ کیا اور وہیں وہ کمیونسٹ تحریک سے متاثر ہو گیا. وہ اس بات پر قائل ہو گیا کہ کمیونزم ہی ویتنام کے لیے آزادی کا راستہ ہے، ایک ایسی قوم جس پر طویل عرصے سے غیر ملکی طاقتوں کا غلبہ تھا. 1930 کی دہائی کے اوائل میں نگوین سنگھ کنگ نے اپنا نام بدل کر ہوچی من رکھ لیا جس کا مطلب ہے روشنی لانے والا، ایک طاقتور نام جو اپنے لوگوں کو آزادی کی طرف لے جانے کے لیے اپنے مشن کی علامت بن گیا. اس کی تحریریں اور تقریریں ویتنام پہنچنا شروع ہوئیں جس نے کالونیل حکمرانی کے خاتمے کی خواہش مند نوجوان نیشنلسٹ کے دلوں کو گرما کر رکھ دیا. وہ اب انصاف کی تلاش میں بھٹکتا صرف ایک نوجوان نہیں رہا تھا بلکہ وہ ایک ایسا لیڈر بن گیا تھا جو ہزاروں ویتنامیوں کے لیے امید کی علامت تھا. 1941 میں جب وہ ویتنام واپس آیا تو دوسری جنگ عظیم کی وجہ سے ملک جاپانی قبضے میں جا چکا تھا اور لوگ تبدیلی کے لیے بے چین تھے. ہوچی من نے جاپانی اور فرانسیسی دونوں کے خلاف لڑنے کے لیے ویت من نامی ایک اتحاد کی بنیاد رکھی جس نے دیہاتیوں، کسانوں اور طلبہ کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کر دیا. اس نے انہیں آزادی کی کہانیاں سنائیں اور انہیں ایک متحد قوت کے طور پر ان کی طاقت کا یقین دلایا. اس کی قیادت نے پورے ملک میں آگ بھڑکا دی. وہ اپنے انتہائی سادہ لباس میں اپنے لوگوں کے درمیان چلتا اور ہر بڑھتے قدم کے ساتھ ان کا تعلق اور زیادہ گہرا ہوتا گیا. وہ صرف ان کا لیڈر ہی نہیں بلکہ ان میں سے ایک ہی تھا. آخرکار 2 ستمبر 1945 کو ہنوئی بادین اسکوائر پر بالکل کسی ڈرامائی سین کی طرح ہوچی من نے کالونیل حکمرانی سے ویتنام کی آزادی کا اعلان کیا اور ایسے الفاظ استعمال کیے جو امریکی اور فرانسیسی دونوں ڈیکلیریشن کی یاد تازہ کر دیتے تھے. اپنی طاقتور آواز کے ساتھ اس نے اپنے ساتھی ویتنامیوں سے اعلان کیا، تمام انسان برابر پیدا کیے گئے ہیں. خالق نے ہمیں کچھ ناقابل تنسیق حقوق دیے ہیں: زندگی کا حق، آزاد ہونے کا حق اور خوشی حاصل کرنے کا حق. Hỡi đồng bào cả nước, tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. یہ اعلان ویتنام کے لیے ایک تاریخی موڑ ثابت ہوا جس نے ایک طرف ویتنامی عوام میں فخر اور امید پیدا کی تو دوسری جانب کالونیل طاقتوں میں خوف پیدا کیا. ایک نوجوان کے خواب سے شروع ہونے والا یہ سفر ایک انقلابی تحریک میں تبدیل ہو چکا تھا، ایک ایسی تحریک جو دنیا کے پاور سٹرکچر کو چیلنج کرنے والی تھی اور ویتنام کی تاریخ کا رخ ہمیشہ کے لیے بدلنے والی تھی. فرانسیسی جو اتحادی گروپ کے ساتھ مل کر سیکنڈ ورلڈ وار جیت چکے تھے اپنی کالونی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے اور وہ فوری طور پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے ویتنام واپس آ گئے. اور پھر یہاں 1946 سے فرسٹ انڈو چائنا وار کا آغاز ہوتا ہے جو ہوچی من کی سربراہی میں ویتنامی فریڈم فائٹر گروپ ویت من اور فرانسیسی افواج کے درمیان لڑے جانے والی ایک وحشیانہ اور طویل جنگ تھی. مقامی دیہاتیوں، کسانوں اور نوجوان سٹوڈنٹس پر مشتمل ویت من تقریباً 8 سال تک فرانسیسی فوج سے لڑتا رہا، ایک ایسی فوج سے جن کے پاس کہیں زیادہ بہتر ہتھیار اور وسائل موجود تھے. لیکن یہ سرزمین ویت من کی تھی اور وہ پورے علاقے کو اچھی طرح جانتے تھے. وہ جنگل کے راستوں سے خونخوار حملے کرتے اور گوریلا ٹیکٹکس کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے تھے. ان کا حوصلہ بہت بلند تھا. وہ سخت حالات کو برداشت کرنے اور اپنے ملک کو آزاد کرنے کے لیے ہر خطرے کا سامنا کرنے کے لیے تیار تھے. 1954 میں ڈین بین فو کی جنگ میں اس وقت ایک فیصلہ کن موڑ آیا جب فرانسیسیوں نے ایک وادی میں اس کانفیڈنس کے ساتھ ایک بڑا فوجی اڈا قائم کیا کہ وہ وہاں ویت من کو شکست دے سکتے ہیں. لیکن ویت من نے کچھ ایسا کر دکھایا جو کبھی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. انہوں نے پہاڑوں کے اوپر سے اور جنگل کے راستوں سے ہتھیاروں اور سپلائز کو فرانسیسی بیس کے قریب ترین منتقل کر کے فوجی اڈے کو چاروں طرف سے گھیر لیا. ایک طویل اور سخت لڑائی کے بعد آخرکار فرانسیسی افواج کو شکست ہوئی. اس فتح نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا اور سب کو یہ بتا دیا کہ ویتنامی اپنی آزادی کی خاطر لڑنے کے لیے کتنے پرعزم ہیں. بن فو میں فرانسیسی شکست کے بعد جنگ بندی کے لیے جنیوا سوئٹزرلینڈ میں امن مذاکرات ہوئے اور 1954 میں جنیوا معاہدے پر دستخط ہوئے جس سے جنگ کا خاتمہ ہوا. تاہم معاہدے نے ویتنام کو عارضی طور پر 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جسے 17th پیرالل لائن کہا جاتا ہے جو جنیوا معاہدے کے تحت ویتنام میں عارضی طور پر فوجی حد بندی لائن تھی جس کے نتیجے میں بہت زیادہ مختلف بلکہ مخالف نظریات کی حکومتوں والے 2 علیحدہ علاقے تشکیل پائے.
नॉर्थ में कम्युनिस्ट के साथ मिलकर हो ची मिन का कंट्रोल था, जबकि साउथ में कम्युनिस्ट मुखालिफ हुकूमत कायम करती गई थी जिसे अमेरिका की हिमायत हासिल थी। इस तकसीम ने नई कशीदगी पैदा की जो आगे जाकर बिल आखिर मशहूर वियतनाम वार का बाइस बनेगी, क्योंकि दोनों फ्री कैन यूनाइटेड वियतनाम चाहते थे लेकिन इस बात पर मुत्तफिक नहीं थे कि इस पर किस तर्ज की हुक्मरानी की जानी चाहिए। यही वो जंग है जिस पर हॉलीवुड की मशहूर फिल्म सीरीज रैम्बो बनाई गई थी। नॉर्थ वियतनाम में हो ची मिन और कम्युनिस्टों ने कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी पर मबनी हुकूमत कायम की जिसने बराबरी, इज्तमाई काम और वसाइल पर रियासती कंट्रोल पर जोर दिया। हो ची मिन बहुत से लोगों, खासतौर पर गरीबों में बहुत ज्यादा मकबूल हो चुका था क्योंकि उसने उनकी जिंदगियों को बेहतर बनाने का वादा किया था और उसके फॉलोअर्स को यकीन था कि वो एक ऐसे मुनसिफाना माशरे की तामीर करेगा जहां अमीर लोग गरीबों की हक तलफी नहीं कर सकेंगे। नॉर्थ वियतनाम के लोगों के लिए ये एक कॉलोनियल हुक्मरानी से आजाद मुल्क के मुस्तकबिल को परवान चढ़ाने का मौका था। वहीं दूसरी जानिब साउथ वियतनाम में हालात मुख्तलिफ थे, जहां नेगोडीन डैम की सरबराही में कम्युनिस्ट मुखालिफ हुकूमत कायम की गई थी और उसे अमरीका की हिमायत हासिल थी। डैम भी एक मजबूत रहनुमा था लेकिन उसकी पॉलिसियां अक्सर अमीरों की हिमायत करती थी जिससे गरीब दही आबादी के साथ तनाव पैदा होता था। वो 1901 में एक कैथोलिक घराने में पैदा हुआ था जिसने सिविल सर्विस से अपने कैरियर का आगाज किया और जल्द ही वियतनाम के आखिरी एम्परर बाओ डाई की करीबी लोगों में शुमार होने लगा। लेकिन डैम ने 1933 में अपनी इंटीरियर मिनिस्ट्री की पोस्ट छोड़ दी और इल्जाम लगाया कि शहनशाह फ्रांस का कठपुतली बन चुका है, जिसके बाद डैम ने वियतनामी नेशनलिज्म की सपोर्ट और कॉलोनियलिज्म की मुखालफत में आवाज बुलंद की, मगर साथ ही वो कम्युनिस्ट मुखालिफ भी था। डैम ने जापान, अमेरिका और यूरोप में जिला वतनी के कई साल गुजारे और 1954 में फ्रांस के मुकाबले में नेशनलिस्ट की फतह के दौरान जब अमेरिका और इत्तेहादियों को वियतनाम के कम्युनिस्ट की झोली में गिरने का खदशा हुआ तो डैम को वापस वियतनाम लाकर मुख्तसर दुरानिये के लिए मुल्क का वजीर आजम बना दिया गया, जबकि जिनेवा अकॉर्ड के बाद वो साउथ वियतनाम का प्रेसिडेंट बन गया। डैम खुद कैथोलिक था जबकि वियतनाम की अक्सरियत आबादी बुद्ध मत, तो साउथ में डैम की हुकूमत को इस बड़े मसले का भी सामना था और उसकी हुकूमत ने बाज दफा बुद्ध मत माशरती रिवाज को दबाने की भी कोशिश की जिससे लोगों में नाराजगी पैदा हुई। कम्युनिस्ट की हिमायत करने वाले किसी भी मुश्तबा शख्स के खिलाफ भी डैम की पॉलिसी काफी सख्त थी। इसी वजह से डैम ने बहुत से लोगों को जेलों में भी डाला और कई लोगों को सजाए मौत भी दी गई जिससे गुस्से और बदअमनी में इजाफा हुआ। दरअसल 1954 में जब पहली इंडो चाइना वार खत्म हुई तो कम्युनिस्ट सोवियत यूनियन और कैपिटलिस्ट अमेरिका की कोल्ड वॉर की सूरत में एक नई आलमी कशीदगी सर उठा रही थी। सर्द जंग दो ताकतवर ममालिक अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान एक तवील प्रॉक्सी वॉर थी। ये कोई रिवायती जंग नहीं थी जो मैदान जंग में हथियारों के साथ लड़ी गई थी, बल्कि ये आइडियोलॉजी और इन्फ्लुएंस का मुकाबला था। अमेरिका ने जमहूरियत और कैपिटलिज्म को फरोग दिया जहां लोग वोट के जरिए अपने लीडर्स का इंतखाब कर सकते थे और आजादाना तौर पर कारोबार कर सकते थे। वहीं दूसरी तरफ सोवियत यूनियन ने कम्युनिज्म को फरोग दिया, एक ऐसा निजाम जहां तमाम वसाइल को हुकूमत कंट्रोल करती थी और एक क्लास बेस्ड सोसाइटी का तस्वुर रखती थी। वियतनाम इस प्रॉक्सी वॉर का मरकज बन गया। अमेरिका को खदशा था कि वियतनाम में कदम जमाने के बाद कम्युनिज्म पूरे एशिया में फैल सकता है, इसीलिए अमेरिका ने साउथ वियतनामी हुकूमत की हिमायत शुरू कर दी और इसे कम्युनिज्म के फैलाव को रोकने के एक टूल के तौर पर देखा। कम्युनिज्म को रोकने के इस नजरिए को डोमिनो थ्योरी के नाम से जाना जाने लगा, इस यकीन के साथ कि अगर एक मुल्क कम्युनिज्म की जद में आया तो उसके आसपास के ममालिक भी जल्द ही इसकी लपेट में आ जाएंगे, जैसे कितार में एक के बाद एक डोमिनोज गिरते हैं। 1950 की दहाई के अवाखिर में अमेरिका ने साउथ वियतनाम को मजबूत बनाने के लिए माशी इमदाद भेजी, रकम और दीगर रिसोर्सेज भी फराहम किए। वो वियतनामी अवाम की हिमायत हासिल करने के लिए स्कूल्स, रोड्स और हॉस्पिटल्स की तामीर में मदद करना चाहते थे। फिर 1960 की दहाई के अवाइल में अमेरिका ने साउथ वियतनाम की फौज को तरबियत देने के लिए फौजी मुशीर भी भेजना शुरू कर दिए, इस उम्मीद में कि वो नॉर्थ की तरफ से किसी भी हमले के खिलाफ दिफा कर सके। अगरचे अमेरिका अभी तक बराह रास्त जंग नहीं कर रहा था, लेकिन इन इब्तदाई इक़दामात ने साउथ वियतनाम की हिमायत करने के अमेरिकी इंटरेस्ट को वाज़े कर दिया था। जल्द ही नॉर्थ और साउथ वियतनाम के दरमियान कशीदगी में इजाफे के साथ आखिरकार अमेरिका को खुद इस जंग में कूदना पड़ेगा, जिसके नतीजे में वियतनाम वॉर के नाम से जाना जाने वाला एक इंतहाई खूनखार मार्का शुरू हो जाएगा। तो वक्त गुजरता गया, नॉर्थ और साउथ दोनों के लोग वियतनाम की इस तकसीम से मायूस होते गए। नॉर्थ में बहुत से लोग कम्युनिस्ट हुक्मरानी में यूनाइटेड वियतनाम चाहते थे, जबकि अमेरिका को खदशा था कि अगर नॉर्थ वियतनाम को मुत्तहिद करने में कामयाब हो गया तो कम्युनिज्म एशिया में मजीद फैल जाएगा। इन खदशात और मुतजाद ख्वाहिशात ने बढ़ते हुए कन्फ्लिक्ट की राह हमवार की और कशीदगी में इजाफा होता गया। चूंकि वियतनाम तकसीम हो चुका था, नॉर्थ और साउथ दोनों नजरियात के शदीद तसादुम के लिए तैयार थे और दोनों फरीक मुल्क के मुस्तकबिल को अपने अपने नजरियात पर तश्कील देने के लिए पुरअज़्म भी थे। तनाज़ात के बीज बोए जा चुके थे और दुनिया जल्द ही वियतनाम की तारीख के सबसे खूनखार और हंगामा खेज बाब में से एक का सामना करने वाली थी। अगले एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़े रहिए, जब हम बढ़ती हुई कशीदगी में सीक्रेट मिशंस और उन अहम इक़दामात का गहराई से जायजा लेंगे जिनकी वजह से बड़े पैमाने
پیمانے پر ایک خطرناک جنگ چھڑ گئی. ایسے واقعات جو ویتنام کی تقدیر کو ہمیشہ کے لیے تبدیل کر دیں گے اور دنیا کی وار ہسٹری پر ان منٹ نشان چھوڑ دیں گے.